अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और प्रोग्राम दुनिया के साथ में। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसलिए सबसे पहले तो हमारा प्रोग्राम देखने वाली आप तमाम ख़वातीन व्यूअर्स जो हैं उनको हम यौम ख़वातीन जो है यानी आपका हमारा दिन जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। और हम सभी ये जानते हैं कि ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, वो घर हो, वो बच्चे संभालने हों, कारोबार हो, तिब का शोबा हो, सियासत हो या कुछ भी और हो, किसी भी शोबे में ख़वातीन के किरदार के बगैर तरक्की जो है वो मुमकिन नहीं रही है। अगर हम पाकिस्तान ही की बात करें तो हमारे पास ऐसी लातादाद रोल मॉडल्स हैं जो कि आपके और मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। पाकिस्तान की तारीख ऐसी बहुत सारी ख़वातीन से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए, दुनिया में पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाने के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी वक्फ कर दी। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मुलाकात कुछ ऐसी ही पाकिस्तानी ख़वातीन से कराएं जिनको खराज अकीदत पेश किए बगैर ये दिन मुकम्मल नहीं हो पाएगा। कौन हैं ये पाकिस्तानी ख़वातीन, आपको दिखाएंगे हमारे वर्चुअल स्टूडियो से। दुनिया का कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना दिखाई नहीं देती हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे चंद ऐसी ही नुमाया पाकिस्तानी ख़वातीन से जो दूसरों के लिए रोल मॉडल बनी। नाज़रीन, आज की इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम जिक्र करने चाह रहे हैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना का, जिन्हें कौम के लिए उनकी खिदमत की वजह से मादरे मिल्लत कहा जाता है। और नाज़रीन, बात करें अगर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से तो जिक्र आएगा बेनज़ीर भुट्टो का, जिन्हें कोई नहीं भुला सकता क्योंकि वो न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इस्लामी दुनिया की भी पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। नाज़रीन, पाकिस्तानी ख़वातीन सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि तालीम के मैदान में भी बहुत ज़्यादा आगे दिखाई देती हैं। और तालीम भी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरी औरतों और दूसरी बच्चियों की भी। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं मलाला यूसुफ़ज़ई का, जिन्होंने अपनी खिदमत के इवज़ पाकिस्तान के लिए 2014 में अमन का नोबेल इनाम जीता। नाज़रीन, सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि हमारे पास एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा नुमाया किरदार अदा किया है, जैसा कि शर्मीन उबैद चनाए, जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो ऑस्कर अवार्ड्स जीते। जब बात होती है टेक्नोलॉजी की दुनिया की तो अरफा करीम का नाम कौन नहीं जानता है, जो सिर्फ 9 साल की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई। और नाज़रीन, अब हम करवाने जा रहे हैं आपकी मुलाकात बिल्कुल जी आयशा फारूक से, जो कि अपने नाम ये एजाज़ रखती हैं कि पाकिस्तान की पहली फीमेल वॉर रेडी पायलट हैं। और अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं जी पहाड़ों की दुनिया में और मुलाकात आपकी करा रहे हैं समीना बेग से। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान की वो पहली खातून हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर करने का टाइटल जीता है, लेकिन साथ ही साथ ये एशिया की पहली 7 खतरनाक तरीन चोटियों को सर करने वाली खातून भी बन चुकी हैं। और अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं समीना अख्तर से, जो पाकिस्तान की पहली खातून ट्रक ड्राइवर हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत सारी औरतों के लिए एक मिसाल कायम की है। नाज़रीन, ये कौन नहीं जानता है कि पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। इसकी एक बहुत ही बड़ी मिसाल है ताहिरा काजी, जिन्होंने सानहाई APS के दौरान अपने तालिब इल्मों की जान बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। अब हम आपकी कराने जा रहे हैं जी मुलाकात पाकिस्तान की एक और बहादुर खातून से। नाम है इनका राफिया बेग। और राफिया बेग न सिर्फ दूसरों की जान बचाने के लिए पाकिस्तान बल्कि एशिया की पहली वो खातून हैं जो बम डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा हैं। और अभी आप देख सकते हैं जी आसमा जहांगीर साहिबा को। कौन है जो इनके नाम से वाकिफ़ नहीं है? ये वो खातून हैं जिन्होंने अक़लियतों, मज़दूरों और औरतों के हुकूक़ के लिए बेतहाशा काम किया और बहुत बहादुरी से काम किया। नाज़रीन, आज हमने बात की पाकिस्तानी ख़वातीन की जिनके कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि इसे एक रिपोर्ट में समोना मुमकिन नहीं था, लेकिन आज के दिन उन तमाम ख़वातीन को ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए हमें आपके सामने ये खुसूसी रिपोर्ट पेश करना थी, ताकि बहुत सारी ख़वातीन जो घरों में बैठी इस वक्त हमें देख रही हैं, इनसे मोटिवेशन हासिल कर सकें। बिल्कुल जी, ये वो पाकिस्तानी ख़वातीन जिन्होंने पाकिस्तान का रोशन चेहरा जो है वो दुनिया के सामने रखा।
बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत नाम कमाया। लेकिन एक और ख़ातून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी ख़ातून हैं, माजिदा फ़हमी इनका नाम है, समाजी कारकुन हैं और क्रेडिट इनको ये जाता है कि ये पाकिस्तान में मौजूद बहुत से बच्चे और बहुत सी बच्चियां जो स्कूलों से बाहर हैं, ये एफ़र्ट करती रहती हैं, कोशिश करती रहती हैं कि ये उन्हें किसी तौर तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर पाएँ। वेलकम करते हैं जी माजिदा फ़हमी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम माजिदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये एजाज़ देने के लिए और अपने शो पे बुलाने के लिए, और स्पेशली इतने बड़े दिन पे। और मैं आपको बताती चलूं कि आज मेरा बर्थडे भी है, तो मेरे लिए तो ये वाओ, आज दैट्स बड़ी ग्रेट। डबल अच्छा, की बात है। हैप्पी बर्थडे माजिदा। और जब मैं आपका तारुफ करवा रही थी और देखने वालों को भी लगा होगा कि अब जब आप विंडो में आएंगी तो कोई बहुत ही ज़ाहिर है कि बड़ी उम्र की खातून होंगी जिन्होंने इतने कम वक्त में इतना सारा तालीम के लिए काम किया, लेकिन यू आर वेरी यंग माशाल्लाह, और इस छोटी सी एज में आप इतना सारा बच्चों के लिए काम कर रही हैं। पहले तो ज़रा हम ये जान लें माजिदा के पाकिस्तान में जब हम ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं, आप चूँकि तालीम के सेक्टर में काम कर रही हैं, एजुकेशन के शोबे में काम कर रही हैं, क्या मसाइल हैं ख़वातीन को, छोटी बच्चियों को तालीम हासिल करने में? क्या जो माशी हालात हैं पेरेंट्स के, वो उन्हें इस चीज़ से रोकते हैं कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें, या फिर ये जो एक बर्तरी की बात की जाती है कि जी अगर लड़का पैदा हो गया उसको पढ़ाना भी है, उसको कुछ बनाना भी है, अगर लड़की है तो उसकी तो शादी कर देनी है, उसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वजह क्या है मेन? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में और इवन दुनिया में अगर आप देखा जाए तो ख़वातीन के लिए ये माज़ी का सबसे बेहतरीन वक़्त है कि हम ज़िंदा हैं इस वक़्त में। ये एक ऐसा वक़्त है जहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। पैराडाइम शिफ्ट से मुराद ये है कि पहले जो सोच थी, पहले जो लोगों की रिवाज थे, ट्रेडिशंस थे, वो धीरे-धीरे शिफ्ट हो रही हैं। और शिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा रोल अभी ख़वातीन का नज़र आ रहा है कि हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ख़वातीन के हकूक़ की बात हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो वक़्त है, ये हम ख़वातीन के लिए सबसे बेहतरीन वक़्त है। और इस वक़्त में हमें सबसे पहले एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो एक फेमाइन एनर्जी है, उसको हमने ख़त्म नहीं करना, हमने मर्दों की तरह बन के दिखाने की कोशिश नहीं करनी। हम औरत हैं, अल्लाह ताला ने हमें औरत बनाई है और हमने अपनी इस फेमिनिनिटी को सेलिब्रेट करना है। और जहाँ तक मुश्किलात की बात आती है, ऑब्वियसली मर्दों की तो जनरेशंस की ट्रेनिंग होती है, आज तक कि वो बाहर निकले हुए काम कर रहे हैं, प्रोवाइडर्स है घर के। लेकिन ख़वातीन के लिए ये पहला एक कुछ जनरेशंस है जिसमें वो बाहर निकल के कुछ काम कर रही है। तो इसमें मिस्टेक्स करती हैं बहुत सारी ख़वातीन अभी, जैसे स्पेशली ड्राइविंग करते हुए हम ख़वातीन का बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया जाता है कि ख़वातीन से ऐसी गाड़ियाँ नहीं चला रही। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहती हूँ कि आप लोगों को तो हमेशा से आप करते आ रहे हैं। जब कोई एक नस्ल है वो पहली दफा कर रही है तो ऑब्वियसली वो मिस्टेक्स करेंगे। तो उस मिस्टेक्स में हमने डरना नहीं है, हमने घबराना नहीं है, और हमने मिस्टेक्स करने और अपने मिस्टेक्स से सीखना है। अच्छा, आप और आप हमने ड्राइविंग की मिस्टेक्स की बात कर रही हैं, तो चलिए इसी तवज्जुह से हम यहाँ पर देखने वालों को ये भी बता देते हैं कि जब एवरेज निकाली गई कि ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं या वो कौन किन की वजह से हो रहे होते हैं, तो वो मर्दों ही की वजह से हो रहे होते हैं, ख़वातीन की वजह से नहीं हो रहे होते, क्योंकि हम जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहकर ड्राइविंग कर रही होती हैं। वजह उसकी यही है कि हमें कहीं ना कहीं तनकीद का सामना बनाया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ माजिदा मुझे बताइएगा, आप चूँकि ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, क्या समझती हैं कि अगर हम हुकूमती सतह पर बात कर लें तो ऐसे कौन से इक़दामात हैं जो फ़ौरी तौर पर उठाने की ज़रूरत है हुकूमत को, ताकि ख़वातीन जो हैं उनको बराबरी के हुकूक दिलाए जा सकें पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर? मैं समझती हूँ कि एजुकेशन, और स्पेशली एक ऐसा एजुकेशन जो कि ख़वातीन को उनकी अपने बारे में अवेयरनेस दे कि उन्होंने अपने आप को कैसे हैंडल करना है, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। और एक सर्वाइवल गाइड अगर ख़वातीन के लिए हो इन आवर एजुकेशन सिस्टम, तो ये बहुत ही एक बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि हम जो है ना, हमें एजुकेशन सिस्टम ऐसे दिया जाता है कि एक इंडस्ट्रियल मॉडल है और जो सदियों से आता चला जा रहा है, उसमें कोई ऐसी नई चीज़ हमें नहीं सिखाई जाती। इवन पेरेंटिंग भी अगर हमें सिखाया जाए कि एक औरत बेहतर तरीके से एक माँ कैसे बन सकती है, इसकी एजुकेशन हमें नहीं मिलती। हम सिर्फ अपने आसपास के लोगों से देखते हैं जो कि बहुत लिमिटेड टाइप की नॉलेज होती है। तो जिंदगी के मुख्तलिफ जाविये से अगर हम डिफरेंट पहलुओं के हवाले से हम ख़वातीन को एजुकेशन और अवेयरनेस दें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक चेंज ला सकती है हमारे अपने जनरेशन में।
اسپیشلی جب ہم کہتے ہیں کہ تربیت کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ایسے مرد ہیں معاشرے میں، ان کو ریز کرنے میں بھی تو ہمارے خواتین کا ہی ہاتھ ہے، ماؤں کا ہی ہاتھ ہے۔ تو اگر وہ مائیں بہتر ہو جائے، اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، اگر ان کو اویئرنیس ہوتی ہے اپنے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں، اور بہترین تربیت کے حوالے صحیح سے، تو وہ ایک بہت مرد کو جب ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے تو وہ صرف اس کی پرسنالٹی کے لیے کام آتی ہے، لیکن ایک عورت کو جب تعلیم دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نسلوں کو پھر وہ سنوار سکتی ہے۔ بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں۔ اچھا ایک اور چیز، یہ جو ہم بہتری لانے کی بات کر رہے ہیں حکومتی سطح پر، تو ہم نے کہا کہ تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر خواتین کے اندر۔ یہ جو معاشرے کی سوچ کی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں ایک عورت کو لے کر آفیسز کے اندر، مختلف شعبوں کے اندر، اس کی جابز کو لے کر، اس کے کردار کو لے کر کچھ نہ کچھ آپ کو پازیٹیو ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کچھ بہتری آپ کو آتی دکھائی دے رہی ہے؟ اور اگر نہیں دکھائی دے رہی ہے بہت ساری جگہوں پر، تو یہ بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ میں نے خود جو ایکسپیرینس کیا ہے بینگ اے CEO اینڈ رننگ اے کمپنی، میں نے خود بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ کس طرح سے گلاس سیلنگس ہمارے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، کس طرح سے ہمیں عورت سمجھ کے جو ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری پروجیکٹس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ یار یہ تو کچھ ہمیں تھریٹن بھی نہیں کریں گی، ہماری سیلریز روک دی جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی ناانصافیاں ہوتی ہے جو کہ میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے اور میں خود بتا سکتی ہوں، اور اس میں صرف مرد نہیں، ایسے بہت ساری خواتین بھی ہیں جو اس چیز کا حصہ ہے اور وہ اس چیز میں ساتھ دیتی ہیں، پالیٹکس کرتی ہے۔ بالکل۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے اور اس میں ابھی ہمیں لائٹ ڈالنے کی ضرورت ہے، اور خواتینوں کو اس حوالے سے زیادہ ووکل ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے تو بجائے ڈر کے اپنے گھر پہ بیٹھنے کے، وہ اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرے۔ تو جب اس طرح کی خواتین آپس میں مل کے بات کریں گی، آواز اٹھائیں گی، تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک اثر آئے گا۔ انٹرنیشنل کمپنیز آج کل کافی زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ کلچرل شفٹ آ رہی ہے، لیکن سٹل ہماری ٹریڈیشنل کچھ چیزیں ہیں جو کہ ریالٹی ہے ہماری، اور ان کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے۔ بٹ اس میں میں صرف یہی کہوں گی کہ خواتین کو جو ہے نا ووکل ہونا ہے اور ڈرنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ووکل ہونا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور اپنے ساتھ جو بھی کچھ سلوک ہو رہا ہے، انفیکٹ اگر کچھ اچھا ہے تو اس کو بھی دوسروں تک پہنچانا چاہیے ہے، اور اگر برا ہے تو پھر تو فوری طور پر ضرور بتانا چاہیے، دوسروں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ماجدہ فہمی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، پاکستان کا ایک اور نمایاں نام، بہت زیادہ کام کر رہی ہیں جی پاکستان میں موجود، خاص طور پر بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم کے لیے، اور بچیوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے۔ میں صرف پاکستان کی نہیں بات کر رہی ہوں، تو اگر آپ جو بہت سارے لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ کے ارد گرد کچھ بچیاں موجود ہیں، یا آپ کے اپنے گھر میں کوئی ایسی بچی موجود ہے جو اسکول نہیں جا پا رہی ہے، جس بھی وجہ سے تعلیم پاکستان میں مفت ہے سرکاری اسکولوں کے اندر، پلیز آپ کوشش کیجئے کہ اس بچی کو کسی طور اسکول بھیجا جا سکے۔ ظاہر ہے یہ آنے والی آئندہ نسلوں پر آپ کی نیکی ہوگی اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا کر رہا ہوگا۔ بہرحال جی، جہاں ہم پاکستان کے اندر خواتین کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، اور ہر شعبے میں نمایاں کردار دلوانے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، اور دنیا میں جس طرح سے خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، وہیں نریندر مودی کے بھارت کی بات کرنا آج بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نریندر مودی کا انڈیا صنف نازک کا دشمن بن چکا ہے۔ ناظرین، بھارتی خواتین پر ان کے اپنے ملک کی زمین جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے۔ خواتین کے حقوق، استحصال اور معاشرتی تفریق میں بھارت سب سے آگے نکل گیا ہے۔ آبادی کا تناسب 49% ہونے کے باوجود بھارتی پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی ناظرین صرف 11% ہے، جبکہ ملازمتوں میں نمائندگی صرف 19% ہے۔ اجتماعی زیادتیوں کے حوالے سے البتہ بھارت جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ دہلی دنیا میں خواتین کی سیفٹی کے حوالے سے دنیا کا سب سے خطرناک ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ بھارتی خواتین تو ان سب سے گزر رہی ہیں، لیکن بھارت میں آنے والی جو سیاح خواتین ہیں، جو یہاں سیر کی غرض سے، سیاحت کی غرض سے آتی ہیں، ان کو بھی ہراسگی کا اور زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک جانب خواتین کی سیکیورٹی اور ان کے حقوق کو لے کر بھارت کی جانب سے دعوے جو ہیں وہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، تو دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو سیکیورٹی اور ان کے حقوق کی صورتحال ہے، یہ بھارت میں بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہے۔ یہی نہیں، بھارتی حکومت کو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے دیگر حصوں میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت بڑھانے کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ آزادی اظہار پر الگ پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ ناظرین، بھارت حالیہ دنوں BBC نے جو ایک رپورٹ تیار کی تھی نریندر مودی کے جرائم پر،
उस डॉक्यूमेंट्री को दुनिया के सामने लाने से रोकता रहा, लेकिन ये दुनिया के सामने आने के बाद हमने देखा कि बीबीसी के जो दफ्तर हैं उन पर ही इल्ज़ामात लगाकर वहाँ पर छापा मारा गया। लेकिन आज ख़ास तौर पर चूँकि हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं, तो भारत में इस वक्त ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो नफ़रत और जराइम बढ़ रहे हैं वो कैसे इस मुल्क को तबाह कर सकते हैं, इस पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। अब्दुल्ला शाद साहब, मैं उनसे बात करूँगी, लेकिन आज हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है भारत में जो ख़वातीन की हालत ज़ार है, उस हवाले से पहले रिपोर्ट देखिए, फिर अब्दुल्ला से बात करेंगे। ख़वातीन के हकूक़, इस्तेहसाल और मुआशरती तफरीक में भारत सबसे आगे। 2010 से 2022 के दौरान पेशावर ख़वातीन की तादाद में 7% गिरावट हुई। 2022 में पेश आने वाले कुल 6 लाख जराइम में से 71% भारतीय ख़वातीन के खिलाफ थे। 2021 की निस्बत 2022 में ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 15.3% इजाफा हुआ। इससे कबल 2018 में भारत ख़वातीन के लिए खतरनाक तरीन ममालिक में सरे फहरिस्त था। भारतीय ख़वातीन को दरपेश मसाइल में जिनसी ज़्यादती, हिरासगी और कम उम्री में जबरी शादी के मसाइल भी शामिल हैं। यूनिसेफ के मुताबिक भारत में 27% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। 2021 में 31,677 ज्यादती, 76,263 अगवा और 30,856 घरेलू तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना सफर करने वाली खवातीन में से 80% को जिनसी हिरासगी का सामना करना पड़ता है। भारत में रोजाना खवातीन से 86 ज्यादती के वाक़यात पेश आते हैं, जिनमें से दिल्ली 6 वाक़यात के साथ सरे फहरिस्त है। 2014 में जर्मन खातून, 2018 में रूसी खातून और 2022 में बरतानवी सयाह खातून के साथ भी गैंग रेप के वाक़यात भी पेश आए। सयाह खवातीन के खिलाफ जिनसी ज्यादती के वाक़यात के पेश नज़र 2019 में अमेरिका ने अपने शहरियों को भारत सफर करने के खिलाफ वार्निंग भी जारी की थी। भारत ने 15% शादीशुदा खवातीन को जहेज के मुतालबात पर तलाक का भी सामना है। 2017 में 7,000 खवातीन को जहेज ना देने पर कत्ल कर दिया गया। दूसरी तरफ खवातीन पर तेजाब फेंकने के वाक़यात भी काबू से बाहर होते जा रहे हैं। 2021 में माहाना 14 तेजाब गर्दी के वाक़यात रूनुमा हुए, लेकिन किसी भी मुजरिम को सजा नहीं हुई। खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम, मुआशरती तफरीक और हतक आमेज रवैया भारतीय नाम नेहाद जमहूरियत के मुंह पर तमांचा है। सवाल ये है कि क्या खवातीन के आलमी दिन के मौके पर आलमी तंजीमें भारत में खवातीन की संगीन हालत ज़ार पर आवाज उठाएंगी? बिल्कुल जी, ये बड़ा अहम सवाल है जो इस रिपोर्ट के आखिर में आपने सुना। अब्दुल्ला शाद से इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। माहिर हैं, भारतीय उमूर को बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम जी। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया मेरे शो में मुझे ज्वाइन करने के लिए। अच्छा अब्दुल्ला, पहले तो ज़रा ये फरमाइएगा, ये जो सवाल, ये जितने अदाद शुमार हमने इस रिपोर्ट के अंदर आज दिखाए हैं, ये किसी से ढके छुपे नहीं हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत के अंदर ख़वातीन के साथ क्या किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, किसकी शह पर किया जा रहा है, किसकी हुकूमत के दौरान किया जा रहा है, और फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर ख़वातीन के साथ क्या ज़ालिमाना रवैया रखा जा रहा है, किस तरह से उन्हें बेवा बनाया जा रहा है, उनके बच्चे छीने जा रहे हैं, उनके बाप से उनको महरूम किया जा रहा है, उनके भाइयों की जानें ली जा रही हैं और उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। दुनिया को ये सब दिख रहा है, क्यों इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है उस तरह से जैसे उठाई जानी चाहिए आवाज़? देखें, सबसे पहले तो जो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं, क्योंकि उन्हीं से शुरू करते हैं, वही बुलंदबाग दावे करते हैं इंसान दोस्ती के, और तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्म पे, आलमी प्लेटफॉर्म्स पे आजकल जब भी वो जाते हैं वो इसी हवाले से बात करते हैं। तो भारत भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपनी बीवी हैं, जिसका इन्होंने उनके वजूद का एतराफ ही 2014 के अंदर किया, जब उन्हें अपने अच्छा जी, अब्दुल्ला से ना सिग्नल्स का कोई इशू चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था विंडो उनके गायब हो गई थी। नहीं हो पा रहा है तो हम उसको ऑडियो पे कर लेते हैं अब्दुल्ला साहब को। अब्दुल्ला साहब आप हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा।
जी, देखें, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो अपनी अहलिया हैं, उसका वो खुद उनके वजूद का इतराफ़ नहीं करते। 2014 के अंदर जब उन्हें अपने वज़ारत उज़्मा के कागज़ात नामज़दगी भरने थे, तो उन्होंने अहलिया के खाने के अंदर यशोदा बहन पटेल का नाम लिखा, जिनसे उनकी बहुत बरस पहले शादी हुई थी। और पूरी दुनिया हैरान होगी कि उनकी बीवी भी हैं जिसका उन्होंने वजूद का इदराक ही नहीं किया। अब उनकी सूरत हाल ये है कि उनकी जो बीवी हैं वो गुजरात से ताल्लुक रखती हैं, यशोदा बहन पटेल, और इंसानी हकूक की, खवातीन हकूक की इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी है कि इनकी मौजूदा भारतीय वजीर आजम की जो बीवी थी वो एक स्कूल के अंदर 14,000 रुपये माहवार पर काम कर रही थी, और भारतीय वजीर आजम ने ना उन्हें तलाक दी और ना ही उनको उनके पूरे हकूक मैसर कराए। यशोदाबेन पटेल ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरआईटी दाखिल की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम ये बता दिया जाए कि मेरी हैसियत क्या है, क्योंकि मेरे साथ जी प्लस सिक्योरिटी स्क्वाड जो है वो सफर करता है, लेकिन मैं लोकल रक्षों के अंदर, गाड़ियों के अंदर धक्के खा रही होती हूँ और मेरे साथ जो है वो पूरा एक स्क्वाड चल रहा होता है। तो ये बजाते खुद कितनी बड़ी खिलाफ वर्जी है इंसानी हकूक की और जाहिर खवातीन है। हकूक की। हम्म। दूसरी बात अगर हम करें, तो दिल्ली के अंदर, दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का नाम दिया जाता है, यानी एक असमत देरी की राजधानी उसे करार हम्म। दिया जाता है। वो क्यों? जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की इस वक्त मौजूदा चेयरपर्सन है, स्वाति मालीवाल, ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, ये स्वाति मालीवाल की खुद स्टेटमेंट है कि दिल्ली इस वक्त रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन चुकी है, क्योंकि वहां पर 60 मिनट में 60 वाकयात ही पेश आते हैं खवातीन के खिलाफ जराइम के। तकरीबन हर 9 मिनट के अंदर एक खातून घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती है, और हर 77 मिनट के अंदर एक खातून जो है वो जहेज के बायस मौत के घाट उतार दी जाती मार है। दी जाती और है। स्वाति मालीवाल जब ये इस साल के शुरू के अंदर एक अंजलि नामी लड़की को दिल्ली के अंदर सड़क पर 11 किलोमीटर तक घसीटने का वाकया पेश आया था, वो उसके ऊपर जब जा रही थी, तो इवन स्वाति मालीवाल जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है, उन्हें भी हरास किया गया गाड़ी रोककर, इतनी सूरत हाल वहां पर खराब हो चुकी है। जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने स्टेटमेंट दी कि इंडिया के अंदर, खासतौर पर दिल्ली के अंदर, 8 साल की बच्ची से लेकर 90 बरस की खातून तक कोई भी कोई सेफ महफूज नहीं नहीं है। है। हम्म। इसके साथ मैं आपको बताते जाऊं कि वहां पर जो समाजी कबाहतें हैं वो इस हिंदू इंतहाब संधि के चलते बहुत बढ़ चुकी हैं। राजस्थान का एक जिला है डूंगरपुर, जिसका एक गांव है रामपुरा, वहां पर इंडिया के बहुत सारे इलाकों में जहालत की वजह से ये रवाज है कि वहां पर बच्चियों को पैदा होते ही लिटरली उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, जो अच्छा, हम सुनते थे कि यहाँ आज थोड़ा से सा मैं आपको 16 रोकूंगी अब्दुल्ला शाद। वहाँ तो कवानीन में तब्दीली भी करना पड़ी है ना, अबॉर्शन के हवाले से जो कवानीन हैं, जो लॉज हैं, इसलिए कि वहाँ पर ये किया जाता था कि पहले से जाके जिन्स जो है वो मालूम कर ली जाती थी प्रेगनेंसी ही के दौरान, और अगर वो बच्ची होती थी किसी की कोख के अंदर तो उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता था। ये, और अभी भी ये पता चला है कि बहुत सारी जगहों पर ये काम हो रहा है भारत के अंदर। ये तो हो रहा था। इससे ज्यादा तशवीशनाक बात ये कि इंडिया के अंदर तो अभी गुज़िश्ता कुछ बरसों तक सती की रस्म पर भी अमल होता था, जिसके अंदर अगर उसका खावन फोत हो जाता था तो उसकी चिता के उसे भी साथ जलना ही है। उसकी अहलिया को भी जिंदा जला दिया जाता था। और जो आपने बात की है इसकाते हमल, वो जिन्स मालूम करते हैं और इसकाते हमल के जरिए जो लड़कियां हैं, बच्चियां, उन्हें जिंदा रहने के बुनियादी इंसानी हक से महरूम कर देते हैं। और जहां पर वो पैदा हो भी जाती हैं, इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार वगैरह के अंदर, ये बाकायदा रस्म है कि वो जब बच्ची पैदा होती है और वो देखते हैं कि वो एक बेटी है, तो उसे दूध के टब के अंदर डबो कर उसे कत्ल कर दिया जाता है। और बाद में एक रस्म है उनके यहाँ कि उसके कपड़े की वो एक धज्जी फाड़ते हैं और उसे भगवान की मूर्ति के सामने रखते हैं और कहते हैं कि बेटी जब अगली बार आओ तो खुद ना आना, अपने भाई को भेज देना। इसी वजह से राजस्थान अब्दुल्ला, के अंदर और दूसरी ये जगहों अभी पर। आप 2023 की बात बता रहे हैं? ये 2023 के भारत में हो रहा है? जी, 2023 के अंदर अभी होता है। मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान का एक जिला है डूंगरपुर, जिसका एक गांव है रामपुरा, उसके अंदर 110 साल बाद कोई बारात गई है, क्योंकि उस गांव के अंदर कोई लड़की है ही नहीं, किसी की शादी नहीं होती, क्योंकि वो उसे जिंदा रहने नहीं देते। ये सूरत हाल बन चुकी है। और जो इंडिया का सरकारी अदारा है नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके आदादो शुमार बताते हैं कि हर 60 मिनट के अंदर 60 ही इंसिडेंट्स हो रहे हैं खवातीन के खिलाफ जराइम के, और उन्हें
اچھا جی، عبداللہ صاحب سے اگر کر سکیں دوبارہ سے ہم رابطہ، میں چاہوں گی ضرور کریں. عبداللہ تو بہت ہی ایسے تشویشناک صورتحال بتا رہے ہیں، اعداد و شمار بتا رہے ہیں. عبداللہ آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ یہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو بچیوں کو اس طرح سے جلایا جا رہا ہے اور واپس بھیجا جا رہا ہے اپنے طور پر اس کی روح کو کہ جی اب جب آؤ تو مرد کا روپ لے کر آنا، بھگوان کا روپ دھار کر آنا. تو یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے سو رہے ہیں؟ چلیں باقی بھارت میں تو بعد میں بات کریں گے. جس ریاست میں یہ ہو رہا ہے وہاں کچھ نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو روک سکیں؟ دیکھیں یہ جو نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے جو میں آپ کو اعداد و شمار بتا رہا ہوں، یا یہ جو سماجی برائیاں بتا رہا ہوں کہ وہ انہیں دودھ کے ٹب کے اندر ڈبو کے مار دیتے ہیں، ایک رسم کرتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگلی بار آپ لڑکی کے روپ میں نہ آنا، لڑکے کے روپ میں آنا. یہ ابھی تک وہاں پر ہو رہا ہے. اور ان سب سے بڑی ایک انسانی حقوق کی جیتی جاگتی خلاف ورزی جو ہے وہ دیو داسیاں ہیں. ہندوستان کے طول و عرض کے اندر جو مندر ہیں ان کے اندر ایسی خواتین بھری پڑی ہیں کہ وہ اگر اب وہ پیدا ہو گئی ہے بیٹی تو ان کے والدین اس سے جان چھڑانے کے لیے اور اپنے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ اس کے عوض ہمیں بیٹا دے گا، وہ انہیں مندروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور انہیں بھگوان کی خدمت کے لیے سونپ دیا جاتا ہے. اب ان دیو داسیوں کا کیا ہوتا ہے؟ یہ دیو داسیاں انہیں مندروں میں پروان چڑھتی ہیں اور انہیں اوائل عمری سے ہی جو پنڈت، سادھو یا دوسرے لوگ ہیں وہ جسمانی استحصال کا نشانہ بناتے ہیں. اور ان دیو داسیوں کے اندر جو اوسط عمر ہی 45 برس ہے، کیونکہ وہ ایڈز، ٹی بی اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو کر جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور چلی جب وہ جاتی ہیں تھوڑی دنیا سی سے. ان کی جب عمر تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو ایون انہیں مندر سے بھی نکال کے کسی ایک کھنڈر جیسی جگہ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے جہاں پر ان سے کوئی بات بھی نہیں کرتا، نہ انہیں کوئی کھانا دیتا ہے. اور یہ جو دیو داسیاں ہیں یہ اوسطن 40 سے 45 سال کی عمر کے بعد وفات پا جاتی ہیں. اور یہ صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اندر کمی نہیں آ رہی. آپ کہہ رہی ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس طرف کیوں نہیں کرتے، توجہ اپنی مرکوز کرتے؟ ایک تو ہندو انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے اور خواتین کے خلاف جو جرائم ہے نا ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. انڈین جو کون سرکاری کرتا ادارہ ہے ہے یہ جس کو میں حوصلہ نے افزائی؟ رپورٹ کیا، میں این سی آر بی کی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یا یہ جو ہم اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 15 منٹ کے اندر ایک ریپ کا کیس اوسطن وہاں پر ہوتا ہے. اور یہ تعداد انتہائی کم ہے کیونکہ جب کوئی خاتون اس طرح کی کسی جرم کو رپورٹ کراتی ہے تو سب سے پہلے اسے میڈیکل کے نام پر جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کا بھارتی سپریم کورٹ بھی متعدد بار ذکر کر چکی ہے کہ وہ جو غیر اخلاقی قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان سے انہیں ختم کیا جانا چاہیے. پھر اس کے بعد پولیس کے ہاتھے جب پولیس ان کی ایف آئی آر وغیرہ درج کرتی ہے تو وہ انہیں ہراسانی کا نشانہ بناتی ہے. اس کے بعد جب وہ کورٹ کچہری کے معاملات میں پڑتی ہیں تو وہاں پر بعض اوقات انہیں داخل نہیں ہونے دیا جاتا، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی کسی قسم کی. یہ صورتحال اب آ چکی ہے اور جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ اسے رپورٹ کرنے سے ہچکچانے لگتے ہیں، وہ اسے رپورٹ ہی نہیں کرتے. اور یہ رپورٹ صورتحال ہوتی بھی بڑھتی ہے جا رہی ہے. ایون آپ اور لوک اگر سبھا انسانی حقوق کی کچھ تنظیمیں اس پہ کام کر لیتی ہیں، وہ دنیا کے سامنے رپورٹ رکھتی ہیں، جاری کرتی ہیں، تو اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا. وجہ ظاہر ہے کہ مفادات بھارت کے ساتھ جڑے ہیں. عبداللہ بہت آپ نے تشویشناک ہمیں وہاں کی سچویشن جو ہے بھارت کے اندر خواتین کے ساتھ خاص طور پر جو ہے اس سے آگاہ کیا ہے. میں چاہوں گی کہ کسی روز آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ہم خاص طور پر اس حوالے سے بات کریں کہ جو بھارت مقبوضہ کشمیر کی خواتین کے ساتھ جو رویہ رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی. آج آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے، بہت شکریہ عبداللہ. وقت میرے پاس کم تھا ورنہ میں آپ سے مزید بھی بات کر رہی ہوتی. جتنی چیزیں ابھی عبداللہ نے گنوا دی ہیں، عبداللہ شاد صاحب نے، میرے خیال میں اس کے بعد تو مزید سننے کا بھی حوصلہ نہیں رہ جاتا ہے کہ بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے. جس طرح سے دودھ کے ٹب کے اندر ڈبو کے مار دیا جاتا ہے اور پہلے سے الٹرا ساؤنڈ کرا کے ماں کی کوکھ کے اندر بچیوں کو مارا جا رہا ہے. اگر وہ پیدا بھی ہو جاتے ہیں تو اس کو داسی بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ بڑی بھی ہو جاتی ہے تو اس کو شوہر کے ساتھ ستی کر دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں 2023 میں بھی بھارت کے اندر ہو رہی ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے، اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا ہے ان لوگوں کی جانب سے
जो इस पर कोई ना कोई इक़दामात उठा सकते हैं। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं और बात हमें अभी भी ज़ाहिर है क्योंकि आज ख़वातीन का दिन है, तो 20वीं सदी के मुकाबले में इस वक्त नाज़रीन मैं आपको ये बताऊंगी कि ख़वातीन के हकूक़ की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। कई ममालिक में ख़वातीन को बेहतर तनख्वाहें, उनके जायज़ हकूक़ दिए जा रहे हैं और जो मुल्क अपनी ख़वातीन को बराबर शहरी की तरह ट्रीट करते हैं वो दीगर ममालिक के निस्बत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, ज़्यादा खुशहाल हैं। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? ख़वातीन को अपने बुनियादी हुकूक हासिल करने के लिए कितनी ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ी और वो क्या अवामिल थे जिन्होंने ख़वातीन मार्च को जन्म दिया, और 8 मार्च का दिन आलमी यौम ख़वातीन कैसे मुकर्रर हुआ? इसकी एक लंबी तारीख़ है। आज हमने कोशिश की है कि वो सारी हिस्ट्री मुख्तसर करके हम आपको बता सकें और ये भी बताएं कि मुख्तलिफ ममालिक में ये दिन कैसे मनाया जाता है, कौन से रंग हैं जो इस दिन से मंसूब किए जाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा हर साल इस दिन के हवाले से क्या थीम्स लेकर आता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास एक पैकेज में, एक रिपोर्ट में आपसे शेयर कर रहे हैं। ख़वातीन का आलमी दिन एक मजदूर तहरीक के तौर पर उस वक्त शुरू हुआ था जब 1908 में न्यूयॉर्क शहर की 15,000 ख़वातीन ने कम घंटे काम, बेहतर तनख्वाहों और वोट के हक के लिए मार्च किया था। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने ख़वातीन के पहले कौमी दिन का ऐलान किया, लेकिन उसे बैनुल-अक़वामी दिन में बदलने का ख्याल सबसे पहले जर्मनी से ताल्लुक रखने वाली क्लारा ज़ेटकिन नामी खातून के जहन में आया, जो कि एक कम्युनिस्ट और ख़वातीन के हकूक की कारकुन थीं। 1910 में कोपनहेगन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन में उन्होंने ये ख्याल पेश किया। 17 ममालिक से 100 ख़वातीन इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थीं, जिन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसकी तायीद की, और 1911 में पहली मरतबा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में ये दिन मनाया गया। 1917 से पहले ख़वातीन के आलमी दिन के लिए कोई खास तारीख मुंतखब नहीं थी, लेकिन जब 1917 में पहली आलमी जंग के दौरान रूसी ख़वातीन ने रोटी और अमन के मुतालबात के साथ हड़ताल की और 4 दिन के बाद रूसी सरबराह को हुकूमत छोड़नी पड़ी, ख़वातीन को वोट का अबूरी हक मिल गया। तो उस वक्त 8 मार्च का दिन था और उसके बाद से 8 मार्च को ही यौम ख़वातीन मनाया जाने लगा। एक मजदूर मार्च से शुरू होने वाली तहरीक से दुनिया भर में ख़वातीन के हकूक के हवाले से आगाही फैली। उन्हीं की काविशों से अमरीका, जर्मनी, बरतानिया समेत दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में ख़वातीन को पहली बार वोटिंग का हक मिल सका। पार्लियामेंट में ख़वातीन को नुमाइंदगी का हक मिला। कारोबार, एजुकेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन अपने हकूक के लिए कानून साजी की डिमांड करने लगी। पहले ख़वातीन खुद अपने तौर पर इस दिन को मनाती थीं, लेकिन 1975 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 8 मार्च के दिन को बाकायदा तौर पर आलमी यौम ख़वातीन के तौर पर मुख्तस कर दिया और हर साल एक थीम अपनाकर ख़वातीन के दुनिया की तरक्की में किरदार को सराहा जाता है। रवां साल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी थीम अपनाया गया है, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन तालीम के शोबों में लड़कियों और ख़वातीन के ताउन को तस्लीम करना और इसका जश्न मनाना है। दुनिया भर में रैलियों की सूरत, एहतजाज समेत मुख्तलिफ तरीकों से इस दिन को मनाए जाने का रिवाज है। अमेरिका में तो मार्च का पूरा महीना तारीख़ नुस्वा के महीने के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से एक सदारती ऐलान भी किया जाता है, जिसमें साल भर अपने शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली ख़वातीन को एजाज दिया जाता है। चीन, रूस समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस दिन ख़वातीन को छुट्टी दी जाती है, जबकि रूस में फूलों की सेल दुगनी हो जाती है। लोग सिन्फ नाजुक को तोहफे और फूलों के गुलदस्ते देकर उनकी खिदमात का एतराफ करते हैं। आलमी यौम ख़वातीन का दिन अपने मखसूस रंगों की वजह से भी मशहूर है। इस दिन के रंगों में जामनी, हरा और सफेद रंग शामिल हैं। जामनी रंग इंसाफ और वक़ार की अलामत है। हरा रंग उम्मीद के इजहार के तौर पर पहना जाता है, जबकि सफेद रंग पाकीज़गी के लिए मखसूस है।
अच्छा, इस रिपोर्ट में नाज़रीन आपने देखा कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इस दिन को भी मनाते हैं, जो अपने ऑफिसेज़ में मौजूद, मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर मौजूद बहुत सारी जो औरतें हैं, उनको उनका हक़, उनकी अच्छी तनख्वाह की सूरत में, दीगर जो उनको जिस तरह से भी फैसिलिटेट किया जा सकता है, उस तरह से उनका ख़याल रख कर उनका हक़ जो है वो अदा करते हैं। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे ममालिक की बात करने जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात और मुश्किल हालात आए हैं, जैसे महंगाई है, माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, भूख का बहरान है। लेकिन इन तमाम बहरानों की वजह से मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ तनख्वाहें मर्दों के मुकाबले में कम हैं और इसके बावजूद ख़वातीन के इस्तेमाल की अशिया में मर्दों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा महंगाई का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तहकीक कहती है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया में आने वाली आफात में जो ख़वातीन के अमवात की शरह है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन नाज़रीन, ज़्यादा अफसोस की बात यह भी है कि जब ये आफात गुजर भी जाती हैं उसके बाद भी ख़वातीन ही को सेहत, मुआशी और समाजी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कम तालीम की सतह, ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद, बचपन की शादियाँ, जिनसी स्मगलिंग वगैरह के मसाइल भी तरक्की याफ्ता ममालिक समेत पूरी दुनिया में ख़त्म किए जाने की जद्दोजहद आज भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि दुनिया भर में सिनफ़ी मसाफ़ात के हदूफ़ के हसूल में मज़ीद 3 सदियाँ लग सकती हैं। जी हाँ, 3 सदियाँ लग सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगले 3 दहाइयों के अंदर ये काम हो सकता है कि 30 साल बाद हम देख रहे होंगे ख़वातीन बहुत ज़्यादा बाइख्तियार होंगी, बहुत राइट्स मिल रहे होंगे, जैसे वो चाहेंगी वैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगी। इसमें अगली 3 सदियां तक लग सकती हैं, ये कहा गया है अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, आज आलमी यौम ख़वातीन की निस्बत से सलामती काउंसिल में ख़वातीन, अमन और सिक्योरिटी के मौजू पर एक मुबाहिसे का भी इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भरपूर शिरकत की। कहना उनका ये था कि जब ख़वातीन को पावर दी जाएगी तब ही सब तरक्की करेंगे। सलामती काउंसिल के मुबाहिसे से बिलावल भुट्टो के खिताब और अक़वाम मुत्तहिदा की सिनफ़ी मसावात के रिपोर्ट पर आज हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है। ये खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से अक़वाम मुत्तहिदा में मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। ख़वातीन, अमन और सिक्योरिटी के मौजू पर सलामती कौंसिल के मुबाहिसे में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा ने अपने खिताब में कहा कि आलमी तनाज़ात और जंगों में आम शहरी निशाना बन रहे हैं और ख़वातीन और बच्चियाँ जंगों से बराह रास्त मुतासिर हो रही हैं। We hear the cries of mothers, sisters and daughters in Iraq, Afghanistan, Ukraine, in Africa, suffering from the consequences of wars that were imposed on them. We have yet to implement the strategy to prevent wars, erase its suffering, establish accountability for the crimes against women and girls. वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इराक, यूक्रेन और अफगानिस्तान में ख़वातीन मुतासिर हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में भारत ख़वातीन को निशाना बना रहा है। बिलावल भुट्टो ने मुबाहिसे के शुरका पर जोर दिया कि ख़वातीन को तालीम से आरास्ता करके मुआशरे का फ़ाल रुकन बनाने की ज़रूरत है। We urge the de facto authorities to take steps towards resumption of female education and allow them to contribute to Afghan society. पाकिस्तान की बात करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि हम चाहते हैं कि सियासत, मईशत और दीगर शोबों में ख़वातीन का किरदार हो। ख़वातीन को पावर देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि ख़वातीन के हुकूक के हवाले से आलमी पेशरफ्त तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के मुताबिक दुनिया भर में सिनफ़ी मसावात के हदफ के हुसूल में मज़ीद 3 सदियां लग सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी ने किसी भी मुल्क का नाम लिए बिना इस बात पर जोर दिया कि मुतअद्दिद मकामात पर ख़वातीन के हुकूक नहीं दिए जा रहे, जबकि कुछ ममालिक में स्कूल जाने पर लड़कियों पर हमले या अगवा जैसे खतरात सामने आते हैं। उनका कहना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में सिनफ़ी मसावात में इजाफे की बजाय खिलाफ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने दुनिया भर की हुकूमतों, सिविल सोसाइटी और निजी शोबे से मिलकर इक़दामात करने का मुतालबा करते हुए कहा कि मुआशरे की मज़ाहमत के बावजूद हमें इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल ने यकीन दिलाया कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया भर की ख़वातीन और लड़कियों के साथ है। उन्होंने हुकूमतों, सिविल सोसाइटी और निजी शोबे से दुनिया भर में इज्तिमाई कोशिश
کا مطالبہ کیا تاکہ صنفی فرق ختم کرنے والی تعلیم فراہم کی جائے، مہارت کی تربیت کو بہتر بنایا جائے اور ڈیجیٹل صنفی تقسیم کو ختم کرنے میں مزید سرمایہ کاری کی جائے۔ بالکل جی، رپورٹ آپ نے دیکھی اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں PSL 8 کی، جس کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں۔ کون کون سی ٹیمز جو ہیں وہ کہاں کس پوزیشن پر ہیں اس وقت پوائنٹس ٹیبل کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھانے جا رہے ہیں۔ پر بہت سارا خیال رکھیے گا کیونکہ اس کے بعد پروگرام جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ کل میری دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی، اللہ نے کے بعد۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 2 وکٹوں پر 240 رنز بنائے۔ Oh yes, yeah, dive and stop it, but he can't. Cheeky and four. پشاور زلمی نے میچ کے آغاز سے ہی چھکوں اور چوکوں کی بارش کر دی۔ اوپنرز بابر اعظم اور سائم ایوب نے PSL کی دوسری بڑی پارٹنرشپ بنائی۔ دونوں بیٹسمینوں نے 162 رنز جوڑے۔ Oh, there you go. Took him 3 balls tonight, or 2 actually, Alan, before he's plunked one. Rodman Powell hasn't got enough for that. Can gut to get around. He can't. سائم ایوب نے 5 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 34 گیندوں پر جارحانہ 74 رنز کی اننگ کھیلی۔ بابر اعظم نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے PSL میں اپنی پہلی سینچری مکمل کی۔ سٹار بلے باز نے 3 چھکوں اور 15 چوکوں کی مدد سے 65 گیندوں پر 115 رنز بنائے۔ یہ دیکھیں آپ کا دل خوش کرنے کے لیے بابر اعظم نے یہ کیا شاندار شاٹ تھا۔ رومین پال نے 18 گیندوں پر 35 جبکہ ڈوین پریٹوریس 7 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے پریٹوریس نے 1 وکٹ حاصل کی۔ پشاور زلمی کی جانب سے دیے گئے 241 رنز کا ہدف 18.2 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اوپنر بلے بازوں نے جارحانہ انداز میں اننگز کا آغاز کیا۔ جیسن رائے کی 109 رنز کی پارٹنرشپ نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی میچ میں واپسی یقینی بنا دی۔ محمد حفیظ نے 18 گیندوں پر 41 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ پشاور زلمی کے وہاب ریاض اور محجوب الرحمان نے 1 وکٹ حاصل کی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ایونٹ میں اب تک 8 میچ کھیلے ہیں جس میں سے صرف 2 میں کامیابی حاصل کی اور پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر پر موجود ہے۔